और बच्चों जैसे कि आपको पता है हमारी जो यूनिट फर्स्ट चल रही है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी व्हाट इज लिविंग, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग दो हेडिंग्स कंप्लीट करेंगे, पहला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स और सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए बच्चों डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर सेकंड हेडिंग पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको कंप्लीट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं मैं उसको यहाँ पर बता दूं, हम लोग का जो प्रोसेस है स्टडी करने का, वो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके जो पैराग्राफ्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं और फिर उन पैराग्राफ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग लगाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। तो पहुंच जाते हैं अपने इस हेडिंग पे, कहां पर है जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। यस, ये हम लोग द व्हाट इज लिविंग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। इससे रिलेटेड लगभग 16 क्वेश्चंस हम लोग ने कवर किए थे। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की जो सेकंड हेडिंग है वो है आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया आप ले ले तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, वो इस बात को बताता है कि उस एरिया की डाइवर्सिटी कितनी है। जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूं, जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि ये मान लो एक एरिया है और ये 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर वर्ग एरिया है, ये 10 किलोमीटर का, और इसके अंदर लगभग 40 स्पीसीज है। 40 स्पीसीज में प्लांट की भी हो सकती हैं, इंसेक्ट की भी हो सकती हैं, ह्यूमन भी एक स्पीसीज है। यस, तो अगर हम बोले कि यहाँ पर 40 स्पीसीज हैं और दूसरा एक एरिया ले ले वो भी 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया है और इसमें अगर हम बोले कि यहाँ पर 50 स्पीसीज हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वाला एरिया है इस एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ पहले एरिया के। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। कहती है यदि आप देखेंगे अपने चारों ओर तो आपको एक लार्ज वैरायटी आपको अपने चारों ओर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने को मिलेगी। ये वैरायटी क्या हो सकती है? ये वैरायटी प्लांट हो सकती है, इंसेक्ट, बर्ड, या इवन आपके जो पेट्स हैं, पालतू जो आप रखते हैं, जैसे आप कुत्ते पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, आपके पेट्स हो सकते हैं, या दूसरे एनिमल्स और प्लांट हो सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते, वो भी उनकी भी अपनी एक स्पीसीज है और वो भी आपके चारों ओर पाए जाते हैं, मतलब वो भी एक डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि आप एरिया को इंक्रीज कर दो, अगर एरिया को आप बढ़ा दो, जैसे सपोज दैट एक ये एरिया 5 किलोमीटर का है तो यहां पर हो सकता है आपको 10 स्पीसीज मिले, लेकिन अगर यही एरिया को आप बढ़ा दोगे, एरिया अगर आप बढ़ा दो 5 से 10 कर दोगे, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर जो रेंज है वैरायटी की, ऑर्गेनिजम्स की, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ऑब्वियसली ठीक ऐसे ही अगर आप देखें, अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में विजिट करें, एक ऐसे जंगल में विजिट करें जो बहुत डेंस है, जहां नीचे तक प्रॉपर प्रकाश भी नहीं आ पा रहा है, तो वहां पर देखेंगे नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। You would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. वहां पर आपको बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक डिफरेंट काइंड के जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप देखते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। अगर हम बोले कि भाई डॉग है, कैट है, तो डॉग अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट्स अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो संख्या है स्पीसीज की, जो नंबर है स्पीसीज की, और ऐसी स्पीसीज जिसको डिस्क्राइब किया जा चुका है। देखो बच्चों एक चीज जरूर याद रखिएगा, यहां पर जो नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर जो दिए गए हैं स्पीसीज के, ये वो नंबर हैं जिन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है कि जो स्पीसीज के नंबर हैं, जो आज की डेट में हम जिनको जानते हैं और जिनको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं,
उनकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन के बीच में है। ये रेंज क्या बताती है? ये रेंज बताती है कि इस अर्थ में कितनी बड़ी बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और इस नंबर से भी ज्यादा बहुत सारी अभी ऐसी स्पीसीज हैं जिसको डिस्कवर करना बाकी है, जिनको हम डिस्क्राइब नहीं किया है। अभी तो 1.7 से 1.8 मिलियन वो स्पीसीज हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अभी इससे बहुत ज्यादा स्पीसीज अभी भी बाकी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जो नंबर है और जो ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं जो इस पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं और जिसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनका रेंज है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमको ये चीज भी याद रखना चाहिए कि जैसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे, नई एरियाज में हम जाएंगे, तो वहां पर आप, या हम पुराने एरियाज में जाएं, तो वहां पर भी आपको नए ऑर्गेनिजम्स लगातार आपको आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत सारी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, और अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीसीज वहां पर हैं जिनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सका, या जिसको अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो कंटिन्यू इस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगर हम अर्लियर की बात करें, एज स्टार्टेड अर्लियर, आप देखिए कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इस पृथ्वी में थे, इस पूरी दुनिया में थे, और हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे एरिया में है, इन आवर ओन एरिया में है, वो अपने एक लोकल नाम से जाने जाते हैं। यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो लोकल नेम होते हैं वो प्लेस टू प्लेस क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। प्लेस टू प्लेस क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं। अब देखो, अगर लोकल एरिया में अलग नाम है, दूसरे एरिया में अलग नाम है, तीसरे एरिया में अलग नाम है, तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो फिर वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए और उस नाम से अगर वो पूरे दुनिया में जाना जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसी चीज का एनसीईआरटी क्या कहता है कि आप देखिए कि लोकल नेम्स प्लेस टू प्लेस बदल रहे हैं। इवन एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट एरिया में एक ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता है। क्या कह रहा है? अगर आप probably you would recognize the confusion that could be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अगर हमने कोई एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया, हमने कोई एक ऐसा तरीका नहीं बनाया जिससे हम इस कंफ्यूजन से बच सकें, तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कतें स्टार्ट होंगी। तो इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए कुछ प्रोसेस बनाए गए। एनसीईआरटी आगे क्या कहती है? कहती है इसलिए जरूरत है, इसलिए नीड है, जरूरत है एक ऐसे स्टैंडर्डाइज करने की जिससे हम नेम को प्रॉपर स्टैंडर्डाइज कर पाए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक पर्टिकुलर नाम दे पाए और उस नाम से ही, उसी सेम नेम से ही ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। और इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जिस प्रोसेस से किसी ऑर्गेनिजम्स को पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाता है बच्चों, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। तो एक ऑर्गेनिजम्स को अगर हम एक नाम दे रहे हैं, एक प्रोसेस उसमें हम फॉलो करेंगे। जैसे प्लांट के केस में आपको पता है आईसीबीएन, एनिमल के केस में आईसीजेडएन, उसी के बारे में यहां पर एनसीईआरटी कह रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि नॉमेनक्लेचर या हम कहें नामकरण, यही एक ऐसा ओनली पॉसिबल वे है कि जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्क्राइब करें तो प्रॉपर तरीके से करेक्टली डिस्क्राइब करें और हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, और जिस भी ऑर्गेनिजम्स के हम बारे में जाने उसके नाम के साथ उसका नाम अगर अटैच कर देंगे तो पूरी दुनिया में वो नाम से ही वो ऑर्गेनिजम्स जाना जाएगा और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर हम पहचाने तो हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, हम उसको डिस्क्राइब करें। यस, डिस्क्राइब करने के बाद क्या करें? उसका नाम रख दें।
फिर हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले अगर हम क्रम की बात करें तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हम उसको नामकरण करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो एक क्रम आता है वो क्रम आता है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नॉमेनक्लेचर और सी फॉर क्लासिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें उसे नाम देना है और फिर हम उसे क्लासिफाई करना है। इसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी, मतलब अगर हमें स्टडी करना है किसी ऑर्गेनिजम्स की या हमें, तो हमें क्या करना होगा, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलके एक स्थापित किया एक ऐसा प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के द्वारा हम एक साइंटिफिक नेम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ये आम पूरी दुनिया में मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। अगर कोई लिखता है कहीं पर लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैंजीफेरा इंडिका की ही बात हो रही है, मैंगो की ही बात हो रही है, अमरूद की बात नहीं हो रही है। तो ये कितना आसान हो गया, सारा कंफ्यूजन यहां से खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को हम एक साइंटिफिक नेम दे पाए, ये एक्सेप्टेबल हो बायोलॉजिस्ट के द्वारा पूरे दुनिया में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहां पर जैसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो इस बात पर आधारित होते हैं कि वो प्रिंसिपल का प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया का फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये जो क्राइटेरिया और प्रिंसिपल होते हैं उसको एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीबीएन। तो आईसीबीएन क्या है, आईसीबीएन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें यह बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट ही हो, प्लांट का नामकरण हमें कैसे करना है, क्या उसके प्रॉपर प्रोसेस होते हैं, कैसे नाम को लिखा जाना है, कैसे उस साइंटिस्ट को लिखा जाना है जिसने उस पर्टिकुलर प्लांट को डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में एनसीईआरटी बताती है आपको। नेक्स्ट क्या कहती है, आप पूछ सकते हैं कि कैसे किसी एनिमल्स को हम नेम दें। तो बेटा अगर किसी एनिमल्स को नाम देना है जिसके पहले उसका डिस्क्रिप्शन ना हुआ हो, उसको डिस्क्राइब ना किया गया हो, तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो अप होता है उस प्रोसेस का नाम है आईसीजेडएन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और बच्चों आपको पता है यहीं से प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आईसीबीएन का फुल फॉर्म और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां पर अंतर आप देखिए क्या कहां पर है कि देखिए जब आईसीबीएन का फुल फॉर्म आप देखते हैं तो क्या लिख रहा है, इंटरनेशनल कोड, यहां फॉर लगा रहा है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन में आप देखिए यहां पर क्या लगा रहा है, ऑफ लगा रहा है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे याद रखना है, फॉर में 3 वर्ड है, एफ ओ आर 3 वर्ड है और ऑफ में 2 वर्ड है, ओ और एफ। तो एफ ओ आर में 3 वर्ड है मतलब बड़ा है, बड़े क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो आईसीबीएन में फॉर लगेगा और आईसीजेडएन में ओएफ ऑफ लगेगा, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, जरा इसको भी देख लेते हैं। कह रही है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक ही नाम मिले, ऐसा ना हो कि एक ही ऑर्गेनिज्म को 2-4 नाम हो, तो फिर वही प्रॉब्लम्स हो जाएगी जो पहले हो रही थी। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आईसीजेडएन और आईसीबीएन बनाया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन हो तो शुड इनेबल द पीपल, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर कोई भी बंदा स्टडी कर रहा है तो उसको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और सेम नेम से वो जान जाए कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। कह रहा है इसके अलावा ये और भी इंश्योर करे कि नाम ऐसा हो जो कभी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज ना किया जाता हो। मतलब अगर एक बार हमने मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका रख दिया तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसका ये नाम मैंजीफेरा इंडिका होगा। यस, एक स्पीशीज के लिए 1 नेम,
वन नेम फॉर वन स्पीसीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है बायोलॉजिस्ट जो है फॉलो करते हैं इसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को, प्लांट के लिए आईसीबीएन और एनिमल के लिए आईसीजेडएन को। यस, जब ये साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। और कहता है जब आप नाम रखेंगे तो प्रत्येक नेम में दो कंपोनेंट होंगे। जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा जेनेरिक नेम का, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो होगा स्पीसीज का, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे हम लिखते हैं मैंजीफेरा और इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है? जीनस, और इंडिका क्या है? स्पीसीज। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम रखेंगे तो दो थिंग्स उसमें होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीसीज। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो ये जो सिस्टम होता है जिसके नाम में हम दो कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, तो इसीलिए ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब क्या? बाई का मतलब दो, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को दिया था कैरोलस लिनियस ने। यस, और इसी सिस्टम से उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का नाम उन्होंने रखा। यस, और पूरी दुनिया में इसी सिस्टम का फॉलोअप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये जो नेमिंग सिस्टम है इसमें हम टू वर्ड फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, कन्वीनियंट बनाता है। इसके अलावा जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल ले लें? हम एग्जाम्पल ले लें मैंगो का, तो आप समझ सकते हैं मैंगो की एग्जाम्पल देख के कि किस तरीके से इस रूल का फॉलोअप किया गया है। तो चलिए जरा मैंगो का देखते हैं। नाम क्या है, क्या दिया गया है? कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि मैंगो का नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में बच्चों ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है? ये है जीनस, और इंडिका क्या है? ये है स्पीसीज। तो यहां पर देखिए दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। क्या कह रहा है? तो यहां पर आप देखिए कि अब अगर हम बायोनोमियल नेम हमने यहां पर मैंगो को दिया हुआ है, इस नेम में जो मैंजीफेरा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। यस, अब जो इससे रिलेटेड रूल हैं जरा उसको देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर के जो यूनिवर्सल रूल्स हैं वो क्या कहते हैं? पहला रूल ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन लैंग्वेज के होते हैं और उनको हम इटैलिक में लिखते हैं। यस, और अर्थात ये लैटिनाइज्ड होते हैं और डिराइव्ड कहां से हुए हैं? लैटिन को, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। देखो बच्चों, लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं कि इस लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज माना जाता है। और आपको पता है जो नाम रखे जाते हैं, नाम क्या होता है? नाउन होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? लैटिन वर्ड का या लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? कि जब भी आप कोई बायोलॉजिकल नेम रखेंगे, यस, तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। सेकंड कह रहा है दोनों वर्ड जीनस और स्पीसीज किसी भी बायोलॉजिकल नेम में आप देखेंगे तो यदि हम अपने हैंड रिटन से अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो उनको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर ये प्रिंटेड हो रहे हैं, किसी पब्लिकेशन ये प्रिंट कर रहा है, तो इसको इटैलिक प्रिंट करेगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, इटैलिक कर देगा, जिससे ये इंडिकेट करेंगे कि ये नाम कहां से लिए गए हैं? लैटिन ओरिजिन के नाम हैं। क्या आपने देखा कि अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज के नीचे अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंजीफेरा के नीचे अलग करेंगे और इंडिका के नीचे अलग अंडरलाइन करेंगे। एक लाइन पूरी नहीं लाएंगे, अलग अलग अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंटेड है तो वहां पर इटैलिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो पहला वर्ड है वो किसको डिनोट करता है? जीनस को। तो जब भी हम पहला वर्ड लिखेंगे उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और अगर हम स्पीसीज लिख रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, तो इसमें एम क्या है? कैपिटल लेटर है,
और इंडिका में आई क्या है, स्मॉल लेटर है। तो ये जो नाम लिखा गया है ये इसी रूल्स के तहत लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, एम यहाँ पर कैपिटल है और आई यहाँ पर स्मॉल लेटर है। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं एनसीईआरटी की क्या कहती है। ये कहती है कि आथर का नेम भी अपीयर होता है स्पीसीज के बाद, उस आथर का जिसने उस पर्टिकुलर स्पीसीज को या उसके नाम को डिस्क्राइब किया है। क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द आथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, अर्थात लास्ट में हम क्या लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका के बाद देखिए LINN लिखा हुआ है। तो LINN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ये एक्सप्लेन हो रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका को किसने नामकरण किया, लीनियस ने किया और उन्होंने इसको डिस्क्राइब भी किया। तो इस इंडिकेट दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो यहां पर हमने शुरू के इसके लेटर ले लिए LINN। अब देखिए बच्चों क्या कर रहा है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना संभव नहीं है, तो फिर उसका दूसरा रास्ता क्या है कि किस तरीके से हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जान जाएं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, कह रही है कि इसलिए जरूरी हो जाता है कि कुछ हम इस तरीके के डिवाइस कर दें जिससे ये चीजें पॉसिबल हो पाए और हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लगभग सारे कैरेक्टर्स को जान पाए। इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाएंगे जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। ये क्या कहता है, कहता है क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्ड कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में। और ये जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वो इस आधार पर आधारित होंगी कि उसमें जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जो आपने कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, उसके आधार पर हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देंगे। जैसे अगर हमको वो कन्वीनियंट कैरेक्टर दिख रहे हैं, हमने उसको पर्टिकुलर स्पीसीज में रख दिया। अगर स्पीसीज जब हम रख रहे हैं तो हम देखें जीनस किस तरीके के कैरेक्टर है, तो उस पर्टिकुलर जीनस में रखेंगे, फिर हम पर्टिकुलर उसके फैमिली में रखेंगे, फिर ऑर्डर में रखेंगे, फिर क्लास में रखेंगे। तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं इसके आधार पर हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास कर रही है। वो क्या कहती है, फॉर एग्जांपल कि हम इजीली रिकॉग्नाइज करें ग्रुप्स को, जैसे प्लांट्स की या हम एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है ये पर्टिकुलर चीज प्लांट है, ये पर्टिकुलर चीज एनिमल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लांट को प्लांट की कैटेगरी में रखा, एनिमल को एनिमल की कैटेगरी में रखा, डॉग्स को डॉग्स की कैटेगरी में रखते हैं, कैट को कैट की कैटेगरी में रखते हैं और इंसेक्ट को इंसेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि हम सर्टेन कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते हैं। जैसे डॉग को डॉग की कैटेगरी में रखेंगे, डॉग जैसे उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो डॉग को डॉग की कैटेगरी में रखेंगे, कैट को कैट की कैटेगरी में रखेंगे। कह रहा है कि जब भी आप बात करते हैं किसकी, यदि आप डॉग की बात करेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, डॉग की सारे फीचर्स और सारे कैरेक्टर्स आपके माइंड में आ जाएंगे। इसलिए जब भी हम डॉग्स को देखेंगे तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको डॉग की कैटेगरी में रखेंगे, उसको कैट की कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे हम। क्या कह रहा है कि यदि आप सोच रहे हैं एल्सेटियंस के बारे में, एल्सेटियंस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसको उसी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप सपोज करें मैमेल्स को, अगर हम मैमेल्स की बात कर रहे हैं तो मैमेल्स से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं आपके माइंड में आ जाएंगे। मैमेल्स में क्या होना चाहिए, मैमेलिक ग्लैंड्स होने चाहिए, उनके स्किन में हेयर होने चाहिए, ईयर पिन्नास होने चाहिए। तो ये आपको बड़ा आसान बना देता है कि जैसे ही आप एक कैटेगरी की बात करते हैं बहुत सारे फीचर्स आपके माइंड में तुरंत आ जाते हैं। तो यही तो क्लासिफिकेशन है जिसमें हम चीजों को आसान बनाएं। क्या कह रहे हैं, अगर आप मैमेल्स की बात करेंगे तो आप क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे भाई उसका एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, पिन्ना होंगे, बॉडी में हेयर होंगे। ठीक वैसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो माइंड में क्या आएगा, भाई प्लांट ग्रीन होता है,
वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अनलिमिटेड उसमें ग्रोथ होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स माइंड में आपके आ जाएंगे। अगर हम वीट की बात कर रहे हैं, अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी क्या हमारे माइंड में आएगा? भाई वीट का प्लांट होगा, उसमें बालियां लगेंगी, उसके अंदर क्या होगा? गेहूं होगा। ठीक है, तो वीट क्या है? वीट भी एक कैटेगरी है। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, अगर हम बात करें राइस की या हम बात करें किसी दूसरी चीज की, तो आप देखिए जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमेल्स हैं, वीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब क्या है? ये भी तो एक कन्वेनियंट कैटेगरीज है। कौन कह रहा है? एनसीईआरटी कह रही है। भाई ये भी तो आपने कैटेगरी कर ली है। किसी भी एक कैटेगरी को आप बोलेंगे, जैसे आपने कैट बोला, तो कैट से रिलेटेड चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी। कैट कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, बहुत कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक कन्वेनियंट कैटेगरीज हैं। यस बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, और इन कैटेगरी का यूज हम कहां करते हैं? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का हमें स्टडी करनी होती है। जैसे अगर हमें कैट की स्टडी करनी है, तो कैट से रिलेटेड सारे फीचर्स हमारे माइंड में आ जाएंगे। चलिए, तो कहता है जो साइंटिफिक टर्म होते हैं, यहां तो हम लोग ने कैटेगरीज बोल दिया, लेकिन साइंटिफिक टर्म में बच्चों इन्हीं कैटेगरीज को हम बोल देते हैं टैक्सा। बात समझ में आ गई? जनरली हम बोलेंगे कैट कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, गाय है, तो जनरली हमने इसको अपने भाषा में बोल दिया। लेकिन अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बोला जाए, तो चूहा है, कुत्ता है, डॉग है, सब सॉरी चूहा है, कुत्ता है, ये सब क्या है? ये भी तो कैटेगरी है। लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, तो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज कि अब यहां पर अगर हम टैक्सा की बात करें, तो टैक्सा क्या इंडिकेट करती है? तो टैक्सा इंडिकेट कर सकती है किसको? कैटेगरीज को, प्रत्येक डिफरेंट लेवल पर। जैसे प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी एक कैटेगरी है। यस, तो प्लांट भी क्या बनाता है? एक टैक्सा को बनाता है। वीट क्या है? वीट भी एक टैक्सा है। इसी तरह एनिमल्स और मैमल्स और डॉग्स, ये सब क्या है? ये भी सब एक तरीके के टैक्सा हैं। लेकिन टैक्सा वर्ड का यूज कहां करते हैं? साइंटिफिक टर्म में करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बट यू नो दैट ए डॉग, अब जैसे कि आप जानते हैं डॉग क्या है? एक मैमल है, और मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो डॉग क्या है? मैमल्स, मैमल्स क्या है? एनिमल। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या रखा हमने? एनिमल्स। फिर किस में रखेंगे हम उसका? मैमल्स में रखेंगे। ठीक है, इसलिए एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब देखो तीन टैक्सा यहां पर है, लेकिन लेवल अलग अलग है। एनिमल क्या है? डॉग क्या है? एनिमल है, लेकिन डॉग क्या है? मैमल्स भी है। यस, तो यहां पर एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स क्या हो गई? एक ही स्पीशीज की अलग अलग टैक्सा हो गई, डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो गया। इसलिए जो हैज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम इसी तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट टैक्सा में। अरे भाई सिंपल सी बात सोचो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं कि उसका किंगडम क्या है ना? देखते हैं वो क्या है, वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमेलिया है, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, फिर तीसरी डिसाइड करते हैं, और धीरे धीरे लास्ट तक हम स्पीशीज तक आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने डॉग के केस में, डॉग क्या था? एनिमल था, लेकिन वो मैमल्स भी है, और फाइनली हम इसको क्या बोल रहे हैं? डॉग बोल रहे हैं। जैसे अगर हम आम की बात करें, तो मैंगो क्या है? प्लांट है, तो सबसे पहले हम उसको किस में रखेंगे? प्लांटी में रखेंगे। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे वो मोनोकाट है कि डाइकॉट है, तो पता चला ये डाइकॉट है, डाइकॉट पे रखा। फिर हमने देखा उसकी फैमिली क्या है, फिर हमने देखा उसका ऑर्डर क्या है, फिर हमने उसका देखा जीनस क्या है, फिर हमने देखा उसका स्पीशीज क्या है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा बनाते हैं, क्लासिफिकेशन, जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का करते हैं। आपका कहां से? किंगडम से लेके फाइनली स्पीशीज तक। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यस, टैक्सिस मींस अरेंजमेंट, नोमोस मतलब लॉ, तो लॉ ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके साथ साथ उसके अंदर के सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है,
इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स के, ये सभी जरूरी होते हैं और फॉर्म बनाते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है, इसके अलावा तो ये बन जाते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। पहले क्या करते थे, पहले हमने सिर्फ बाहर का आकार देखा और कैटेगराइज कर लिया, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी हम आधार बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसलिए जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये चार बेसिस होते हैं किसके, टैक्सोनॉमी के। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि टैक्सोनॉमी के कौन से चार बेसिस हैं या कौन से नहीं हैं। तो चार बेसिस, पहला हो गया कैरेक्टराइजेशन, सेकंड हो गया आइडेंटिफिकेशन, थर्ड हो गया हमारा क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई नई नहीं है। आप देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स थे पहले भी ये अपने इंटरेस्ट के अनुसार टैक्सोनॉमी किया करते थे कि क्या चीजें इनके लिए अच्छी और क्या चीजें इनके लिए अच्छी नहीं है, अपने ओन यूज के अनुसार। पहले दिनों में क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग्स थी उसको नीडेड थी टू फाइंड द सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो बेसिक नीड थी उसके आधार पर चीजों को या ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते थे। तो ये जो प्रोसेस है अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले से भी चला आ रहा है। इसलिए जो अर्लिएस्ट शुरू के जो आप क्लासिफिकेशन देखेंगे वो किस आधार पर होंगे, वो आधार होगा उसका यूजेस, कि कौन सी चीजें बेनिफिशियल है या कौन सी चीजें बेनिफिशियल नहीं है, कौन सा प्लांट ह्यूमन के लिए अच्छा है और कौन सा प्लांट ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक वही चीज एनिमल के केस में था कि कौन से एनिमल ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है और कौन से नहीं है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स वेयर बहुत समय पहले से ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहे हैं कि डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, उनकी डाइवर्सिटी कितनी है, इन सब के जानने के लिए शुरू से ही जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो इंटरेस्टेड रही है। इसके अलावा वो ये भी जानने का उन्होंने प्रयास किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशन कैसा है, इसको भी जानने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो जो ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच, ऐसी स्टडी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, एक तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, विकास का क्रम कैसा है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा होता है। तो जो वर्ड सिस्टमैटिक है ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो लिनियस थे उन्होंने यूज किया था वर्ड सिस्टमा, यूज किया था वर्ड इस सिस्टमा को, और उन्होंने पब्लिकेशन दिया था सिस्टमा नेचुरी के नाम से, जो टाइटल था उनके पब्लिकेशन का। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी, तो लिनियस ने लिखी। जो स्कोप है सिस्टमैटिक्स का वो बाद में धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन को भी शामिल किया, नॉमेनक्लेचर को भी शामिल किया और क्लासिफिकेशन को भी हमने शामिल कर लिया। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। और क्या कह रही है एनसीईआरटी, जरा इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा सिस्टमैटिक्स में हमने आइडेंटिफिकेशन भी शामिल किया, नॉमेनक्लेचर भी शामिल किया, क्लासिफिकेशन भी शामिल किया और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शामिल हमने कर लिया। तो ये सब आज की डेट में सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस पैराग्राफ को हम लोग ने खत्म कर लिया और अब नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो इसेंशियल होती हैं, और जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन 7
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का होना जरूरी है और इनका भी प्रॉपर क्रम होता है। तो चलिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो इसेंशियल हैं और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में इन्हें हमें क्रम से लिखना जरूरी होता है। तो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है बच्चों वो होती है स्पीसीज। क्या होती है ये होती है स्पीसीज। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो होती है स्पीसीज। बाकी जो 6 कैटेगरीज ऊपर आप देख रहे हैं जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम, और अगर हम इनसे सिर्फ स्पीसीज से कंपैरिजन करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि इसमें सिर्फ स्पीसीज ही ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो लिविंग होती है। क्या होती है वो? लिविंग होती है। जैसे हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस में सैपियंस क्या है? स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या है? लिविंग है। लेकिन अगर हम होमो की बात करें तो होमो क्या है? जीनस है। तो जीनस कभी भी लिविंग नहीं है, तो नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से आप देखें तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम ये सब की सब क्या होती है? नॉन लिविंग, और स्पीसीज क्या है? लिविंग। मतलब यही आपको अस्तित्व में दिखेगी, बाकी तो सब ये क्या है? नॉन लिविंग्स में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है और स्पीसीज से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है जो हमारी नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग उसी हेडिंग में पहुंचते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, जहां से हमको सारी चीजों को समझते हुए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हेडिंग है हमारी कौन सी? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यस, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है जरा इसको देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कह रही है? कह रही है कि जो क्लासिफिकेशन है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें इन्वॉल्व होती है एक प्रॉपर हायरार्की। कौन सी हायरार्की? वही किंगडम से लेके स्पीसीज तक, या कह लें स्पीसीज से लेके किंगडम तक। और ये जो आप ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने देखा है, इसमें से हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रत्येक स्टेप रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी की, एक कैटेगरी को, या हम कह सकते हैं एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि सबसे लोवेस्ट रैंक कौन सी है, तो क्या मैंने बताया? स्पीसीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे हाईएस्ट रैंक या हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो किंगडम। वही पॉइंट्स यहां पर कह रहा है अगर हम बात कैटेगरी की करें तो कैटेगरी एक क्या है? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। क्या है? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे किंगडम क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फाइलम क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। और ये सारी ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये सब मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम किंगडम से स्टार्ट करें और हम स्पीसीज तक जाएं तो किंगडम से स्पीसीज तक क्या एक हायरार्की है। अगर स्पीसीज से स्टार्ट करें हम किंगडम तक जाएं तो ये क्या है? एक हायरार्की है। और याद रखिएगा ये जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनका जो क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसी क्रम में आपको चीजों को क्लासिफिकेशन में रखना है। ओके बच्चों, जैसे किंगडम के बाद फाइलम ही रखना है, स्पीसीज के बाद किसको रखना है? जीनस को रखना है, स्पीसीज के पहले किसको रखना है? जीनस को रखना है। तो इस चीज को माइंड में आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक कैटेगरी वास्तव में है क्या? वो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और वास्तव में ये यूनिट क्या है? ये यूनिट एक रैंक है, और इसको, इसी रैंक को हम दूसरे शब्दों में एक वर्ड बोलते हैं टैक्सॉन, और प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं? टैक्सा। तो सिंगुलर में क्या हो गया? टैक्सॉन, और प्लूरल में क्या हो गया? टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और जो हायरार्की है इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। क्या एनसीईआरटी किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रही है? कह रही है कि जैसे आप इंसेक्ट को देखते हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिन ऑर्गेनिजम्स में आपको 3 पेयर्स मिलते हैं ज्वाइंटेड लेग्स के। क्या कह रही है कि जैसे आप इंसेक्ट को देखते हैं तो इंसेक्ट क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी में कॉमन कैरेक्टर क्या होगा कि सभी में 3 पेयर्स होंगे, किसके, ज्वाइंटेड लेग्स के। 3 जोड़ी पैर आपको ज्वाइंटेड लेग्स के देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, तो एनसीईआरटी आपको समझा रही है कि इसका मतलब है कि जो इंसेक्ट है, अगर इंसेक्ट को हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो इसमें रिकॉग्नाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि वो सारे मेंबर जिसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स मिलेंगे उन सबको हम इंसेक्ट वाले ग्रुप में ही रखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो और प्रॉपर तरीके से हम उसको वो रैंक दे पाएंगे जिसके लिए वो एलिजिबल होगा, या उस कैटेगरी में हम उसको रख पाएंगे। क्लियर है बच्चों? जैसे इंसेक्ट कहां पे रखे जाते हैं, इंसेक्ट आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर आपको नाम करना है किसी दूसरे ऐसे ग्रुप का, ऑर्गेनिज्म का, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमको प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानना आता है तो हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कह रहा है आप याद करें, रिमेंबर करें कि जो ग्रुप है वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इंसेक्ट एक ग्रुप है तो इंसेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कैटेगरी क्या डिनोट कर रही है, तो कैटेगरी डिनोट कर रही है रैंक को, और प्रत्येक रैंक या हम जिसको टैक्सान बोल रहे हैं वास्तव में रिप्रेजेंट करती है क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को। तो अगर 7 टैक्सान है तो हर टैक्सान क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है बच्चों, और हर टैक्सान का प्रॉपर क्रम होता है कि किस टैक्सान के बाद क्या आएगा। इस चीज को भी आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, या हम कहें ये जो कैटेगरीज होती हैं किंगडम से लेके स्पीशीज तक, इसमें क्या है, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं और नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल्स के आधार पर हम ग्रुपिंग नहीं करते, और भी कुछ अन्य फैक्ट्स लेते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी हम बात करते हैं। तो कई सारे एस्पेक्ट जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर प्रॉपर हम किसी ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं किसी कैटेगरीज में या किसी रैंक में, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहां तक हम लोगों को क्या बात समझ में आई कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, और ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलकर क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। यस, इसका एग्जांपल हम लोग ने समझा जैसे इंसेक्ट से, इंसेक्ट में सारे ऑर्गेनिज्म को हम शामिल करेंगे जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, लेकिन ज्वाइंटेड लेग्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि अगर आप टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करें तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में सभी नोन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो उसमें कॉमन कैटेगरीज होती हैं कौन कौन सी, किंगडम, फाइलम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो टोटल कितनी कॉमन कैटेगरीज होती है बच्चों, 7, और सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं प्लांट में और एनिमल किंगडम में। जैसे आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है हम उसकी 2 ही कैटेगरीज मानते हैं, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। ठीक है, और आपने पढ़ा है आर एस विटाकर का क्लासिफिकेशन कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं उन्होंने 5 किंगडम बनाया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, have species as the lowest category. Now the question you may ask how to place. अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेस करें, या कैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करें, या कैसे हम उसको कैटेगराइज करें वेरियस कैटेगरीज में। ये जरूर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि यदि आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी है कि आपको कैरेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, तो आप प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर क्या कहती है, कहता है जो नॉलेज है, ये जो आपको नॉलेज है, ये हेल्प करता है जिससे आप प्रॉपर तरीके से सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर प्रॉपर किसी ऑर्गेनिजम्स को उसके सुटेबल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रख पाएंगे। ठीक है, और ठीक उसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी आप प्रॉपर कैटेगराइज कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी कहती है भाई कि अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आप सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देख पाएं, तभी प्रॉपर तरीके से आप कैटेगराइज या क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो सबसे जो लोवेस्ट टैक्सॉन या सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी आती है बच्चों, वो आती है स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि स्पीसीज ही एक ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिसमें आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। बाकी इसके ऊपर जीनस से लेके किंगडम तक आपको वो अस्तित्व में नहीं है, वो हम उसको एज्यूम करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। चलिए स्पीसीज के बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्पीसीज के बारे में कह रही है कि वास्तव में स्पीसीज है क्या। तो कह रही है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज में आप कंसीडर करते हैं किसका, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को आप कंसीडर करते हैं जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं कि ये एक स्पीसीज है। जैसे ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज है, कैट क्या है, स्पीसीज है। तो जितने भी कैट के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, सब एक दूसरे से जो उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगी वो एक जैसी होगी। तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज में क्या आता है, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज में सबसे पहले आता है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या आता है बच्चों, वो आता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जब भी हमें स्पीसीज का निर्धारण करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि अगर मॉर्फोलॉजिकल सेम है, सिमिलरिटीज हैं, तो उन इंडिविजुअल्स को हम इस सेम स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट जो कि क्लासिफिकेशन में नहीं यूज किया जाता, वो कहा जाता है कि सेम स्पीसीज के ग्रुप में उन्हीं इंडिविजुअल को हम शामिल करेंगे जिनमें दो इंडिविजुअल आपस में मेटिंग कर सकते हैं और उनकी जो प्रोजेनी हो फर्टाइल हो, तभी हम उसको सेम स्पीसीज में रखेंगे। जैसे हॉर्स और डंकी दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं, जबकि हार्स और डंकी आपस में मेटिंग करते हैं और म्यूल बनाते हैं। लेकिन म्यूल क्या है, जो खच्चर है वो क्या है, वो स्टेराइल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसलिए हार्स और डंकी की अलग अलग स्पीसीज है। तो इस सेम स्पीसीज का मतलब क्या है कि उसके इंडिविजुअल आपस में मेटिंग कर पाए और फर्टाइल प्रोजेनी को दे पाए, तभी हम उसको सेम स्पीसीज में रखेंगे। कहता है कि one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो अगर अलग अलग स्पीसीज हैं और उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से देख पाए, समझ पाए और लगे कि नहीं ये स्पीसीज दूसरी है और ये स्पीसीज दूसरी है। इसीलिए कई स्पीसीज एक जीनस के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो उसी जीनस के अंतर्गत आएंगी। क्या कह रहा है, फिर से समझा रहा है आपको। कह रहा है कि जैसे आप देखिए मैंजीफेरा इंडिका, आप देखिए सेकेंड ऑर्गेनिज्म है सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। थर्ड है पैंथेरा लियो जो कि लैंड का स्पेसिफिक नेम है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो तीन नेम आप देख रहे हैं कौन कौन से, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि पहला जो वर्ड है कौन सा, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप देखिए तीनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं कि स्पीसीज तीनों की अलग अलग हैं, लेकिन जीनस क्या है, जीनस भी तीनों का अलग अलग है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ट्यूबरोसम ये पोटैटो के लिए है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, ये पैंथेरा लियो है। तो ये सभी क्या है, तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं। यस। और आप देखिए कि प्रत्येक जीनस में अगर आप देखें तो जैसे स्पीसीज है तो एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकती है। जैसे सपोज दैट हम ये मान लें कि ये जीनस है और तीन स्पीसीज हैं, ए, बी और सी। तो एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज को हम शामिल करते हैं।
लेकिन हम उन्हीं स्पीसीज को शामिल करेंगे जिसमें कुछ आपको सिमिलरिटीज देखने को मिले, तभी इस जीनस के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। वही एनसीईआरटी आपको आगे समझाने का प्रयास कर रही है। वो क्या कह रही है कि प्रत्येक जीनस में एक या एक से अधिक आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगी, यस, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बट हैविंग, लेकिन शर्त क्या है कि सभी कुछ उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। अगर वो अलग अलग स्पीसीज हैं और एक जीनस के अंदर रखे गए हैं तो तीनों जो स्पीसीज अलग अलग हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी, तभी हम एक सिंगल जीनस के अंतर्गत उनको हम रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए कहता है कि जैसे पैंथेरा आप देखें, तो पैंथेरा क्या है, एक जीनस है। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड, जैसे पैंथेरा, तो जैसे देखिए टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रा एंड मेलनजीना। कह रहा है, आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि पैंथेरा, देखिए दूसरी स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको हम बोलते हैं टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, और सोलेनम देखिए इसमें कौन सी स्पीसीज इंक्लूड कर रही है, सोलेनम निग्रम और मेलोनजीना। इसी तरह एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे ह्यूमन के केस में अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग कौन सी स्पीसीज से करता है, सैपियंस का, जो कि ग्रुप्ड होती हैं जीनस किसके अंतर्गत, होमो के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, तो जीनस तो एक है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि जीनस क्या है, कई स्पीसीज का एग्रीगेशन है, लेकिन वही स्पीसीज को एक जीनस के अंतर्गत रखा जाएगा जिस स्पीसीज के बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी। ओके बच्चों, चलिए, तो जो साइंटिफिक नेम होता है फॉर द ह्यूमन बीइंग का किस तरह लिखा जाता है, होमो सैपियंस का। तो सिंपल सी बात आप समझिए कि जब कई स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज हम रखते हैं, मान लीजिए 3 स्पीसीज है ए बी सी, तो तीनों स्पीसीज को उसी सिंगल जीनस के अंतर्गत रखेंगे जब तीनों स्पीसीज की मॉर्फोलॉजिकली कुछ सेम हो। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, जीनस की। जीनस के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, तो जीनस के बारे में कहती है कि भाई जीनस है क्या, तो जीनस वास्तव में कुछ रिलेटेड स्पीसीज का क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है किसका, रिलेटेड स्पीसीज का। रिलेटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए 3 स्पीसीज हैं, ए, दूसरी स्पीसीज है बी और तीसरी स्पीसीज है सी। तो ये तीनों स्पीसीज रिलेटेड इसलिए मानी जाएंगी कि तीनों में आपको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिलेगी, तभी उसको हम एक सिंगल जीनस के अंदर इन तीनों स्पीसीज को रखेंगे। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जीनस क्या है, एग्रीगेशन है अलग अलग स्पीसीज का, लेकिन अगर हम बेसिक चीज देखें तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इन स्पीसीज के अंतर्गत मिलेंगी, तो उन्हीं स्पीसीज को उस जीनस के अंतर्गत हम रखेंगे। क्या कह रहा है कि जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है जिसमें आपको विच हैज मोर कैरेक्टर, जिसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे अगर आप कंपैरिजन करेंगे उस स्पीसीज को दूसरे जनर के साथ, जो दूसरे जनर की स्पीसीज हैं। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वास्तव में जीनस या जनर क्या है, तो वो एग्रीगेट्स है किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ए बी सी क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, इसीलिए हम उसको सेम जीनस के अंतर्गत रख रहे हैं। एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि आप देखिए जैसे पोटैटो है और ब्रिंजल है, दो ये अलग अलग स्पीसीज होती हैं, लेकिन हम उसको सेम जीनस सोलैनम के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, क्योंकि पोटैटो और ब्रिंजल के बीच में कुछ बेसिक सिमिलरिटीज हैं। तो ब्रिंजल और पोटैटो भले ही अलग अलग स्पीसीज हो, लेकिन उसका जो जीनस है सोलैनम वो सेम है। तो क्यों हमने ऐसा किया, वो इसलिए हमने ऐसा किया कि पोटैटो और ब्रिंजल के बीच में कुछ आपको कॉमन सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, इसीलिए हम सोलैनम जीनस के अंतर्गत दोनों को रख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आप देखिए कह रहा है जैसे लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा पार्डस, और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। तो आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि लियो और आपका पार्डस और टिग्रिस तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन तीनों का कॉमन जीनस क्या है, तीनों का कॉमन जीनस पैंथेरा है। इसका मतलब क्या है कि टिग्रिस
पार्डस और लियो में कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड स्पीसीज हैं, इसीलिए हमने इसको कॉमन पैंथेरा जीनस के अंतर्गत रख दिया है। ठीक है, जैसे आप टाइगर देखें, लियोपार्ड देखें और लायन देखें, लगभग एक जैसी कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिलती हैं, लेकिन हमने इसको अलग अलग स्पीसीज में क्यों नहीं रखा? क्योंकि लायन और लियोपार्ड्स के बीच में अगर मेटिंग कराई जाए, तो अगर मेटिंग हो भी जाएगी तो पहले तो मेटिंग होगी नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, और अगर हो भी जाए तो अगर इनके बीच में अगर जो प्रोजेनी अगर वो फर्टाइल नहीं है, इसीलिए हम उनको दोनों को अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीसीज में रखते हैं। तो मैंने शर्त क्या बताई कि एक तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होनी चाहिए और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का होना भी वहां पर जरूरी है। लेकिन स्पीसीज के निर्धारण में बच्चों हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही आधार बनाते हैं, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। यस, तो इन ये तीनों टिग्रिस, पार्डस और लियो में बहुत सारे आपको कॉमन फीचर मिल जाते हैं, इसीलिए हम उसको सेम जीनस के अंतर्गत रख देते हैं। यस, तो ये जो जीनस है डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, और ये जीनस दूसरे जीनस से अलग होगा। जैसे दूसरा जीनस उन्होंने दिया है फेलिस, जिसमें इंक्लूड्स क्या होती हैं? कैट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि स्पीसीज और जीनस क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फैमिली। तो फैमिली क्या है? जिस तरीके से आप देख रहे थे कि जीनस क्या था? जीनस था रिलेटिव स्पीसीज का ग्रुप, ठीक वैसे ही फैमिली क्या है? रिलेटेड जीनस का ग्रुप क्या है? फैमिली है। वही चीज कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फैमिली क्या है? एक रिलेटेड जीनस या जनरा का ग्रुप है, जिसमें आपको थोड़ी सी कम सिमिलरिटीज मिलेगी अगर आप कंपैरिजन करेंगे किससे? जीनस से। तो जीनस क्या था? रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप था। लेकिन जब दोनों की आप कॉमन कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहां पर कॉमन कैरेक्टर्स कुछ कम हो जाएंगे। वही चीज क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो फैमिलीज होती हैं वो इस आधार पर कैरेक्टराइज की जाती हैं कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैसे हैं। जैसे मैंने बताया, स्पीसीज का जो स्पीसीज को हम किस आधार पर डिसाइड करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। लेकिन अगर फैमिली का डिसीजन करना है कि किसी ऑर्गेनिज्म को किस फैमिली में रखना है, तो दो कैरेक्टर्स को आधार बनाते हैं। पहला बनाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा बनाते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स। क्लियर है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब है कि रूट उसकी कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब अगर हम प्लांट की बात करें तो फ्लावर कैसा है ना? और अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो यहां पर हमने क्या समझा कि फैमिली के डिसीजंस के लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को आधार हम बनाते हैं। दूसरी तरह अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट्स का कुछ एग्जांपल ले लें, कह रहा है कि 3 डिफरेंट जनरा है। कौन कौन से? सोलेनम है, पेट्यूनिया है और धतूरा है। उसको हम सेम फैमिली सोलोनेसी के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो 3 डिफरेंट जनरा है, सोलेनम, पेट्यूनिया या धतूरा, भले ही अलग अलग जीनस हैं, भले ही अलग अलग जनरा हैं, लेकिन तब भी इसके बावजूद इन तीनों जीनस में कुछ सिमिलरिटीज होंगी। लेकिन इन जो सिमिलरिटीज का नंबर है वो क्या होगा? कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे स्पीसीज से हम किंगडम की ओर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। यही तो एनसीईआरटी आपको कह रही है कि जब आपने किसी जीनस का निर्धारण किया था जो डिफरेंट स्पीसीज थी, तो वहां पर स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा थे। तो आपने 3 वो स्पीसीज को एक साथ रखा एक जीनस में, जिनमें कुछ मॉर्फोलॉजी, कुछ उसमें सिमिलरिटीज मिल रही थी। फिर आपने देखा कि फैमिली में, एक फैमिली में कई जीनस होते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि भाई देखिए कि एक फैमिली आपकी कौन सी? फैमिली आपकी सोलोनेसी। इस सोलोनेसी में हमने 3 जीनस रख दे रहे हैं। और जीनस कौन कौन से हैं आपके? कह रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे जीनस पैंथेरा है, कंप्राइजिंग, जिसमें पैंथेरा जीनस में क्या आता है? लायन, टाइगर और लियोपार्ड था। उसको हम सेम जीनस में रख रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आप देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे फेलिस है। फेलिस क्या है? फेलिस को है हम किस फैमिली में रखते हैं? फेलिडी फैमिली में रखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि कैट और डॉग का फीचर कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे। यस,
यू विल फाइंड कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं होंगी जितनी ज्यादा आपने स्पीशीज के केस में देखा था, जितनी ज्यादा जीनस के केस में देखा था। मतलब जैसे जैसे स्पीशीज से जीनस, जीनस से आप फैमिली की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। वही चीज आपको एनसीईआरटी समझाने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए हम उनको अलग अलग सेपरेट दो डिफरेंट फैमिलीज में रखते हैं, फेलिडी और कैनिडी रिस्पेक्टिवली। तो बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो है हमारा ऑर्डर। और ऑर्डर के केस में भी वही चीज होगा जो हम लोग ने फैमिली के केस में देखा है। यहां पर ऑर्डर क्या है, ये भी कुछ रिलेटेड स्पीशीज का, सॉरी कुछ रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप होगा। क्या कह रहा है, जैसे कि पहले आपने देखा स्पीशीज के केस में, जीनस के केस में और फैमिलीज के केस में, वहां पर किस आधार पर बेस था, ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो जनरली क्या कहता है, जो ऑर्डर क्या है, ये आपका फैमिलीज के जस्ट ऊपर वाला हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, और इसको हम किस आधार पर आइडेंटिफाइड करेंगे, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पर। तो ऑर्डर क्या है, फैमिलीज के जस्ट ऊपर हायर कैटेगरीज है, और ऑर्डर किससे बना है, असेंबलेज है फैमिलीज का। कई फैमिलीज एक ऑर्डर के अंतर्गत आती है, लेकिन वही फैमिलीज को हम एक उस सिंगल ऑर्डर के अंदर रखेंगे जिन फैमिलीज के बीच में कुछ सिमिलरिटीज देखने को आपको मिले। यस, विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो होता है उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, अगर आप कंपेयर करेंगे डिफरेंट जनरा जो इंक्लूड कर रहे थे किसी एक फैमिली के अंदर। जैसे अगर हम बात करें प्लांट फैमिलीज की, जैसे प्लांट फैमिली है आपकी कर्नुलेशी है, सोलोनेशी है, तो उसको हम सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में हम इसको रखते हैं। तो पॉलीमोनियल्स मेनली किस पे आधारित है, आधार हम बना रहे हैं उसका फ्लोरल कैरेक्टर्स का। तो जो एनिमल्स का ऑर्डर है कार्निवोरा, इस कार्निवोरा ऑर्डर में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, फेलिडी और कैनिडी को। बात समझ में आई बच्चों, कि जैसे जैसे स्पीशीज से आप किंगडम की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, लेकिन जिस भी कॉमन कैटेगरीज जो हायर है उसके नीचे वाली जो कैटेगरीज है उसमें उन्हीं कैटेगरीज को हम शामिल कर रहे हैं जिसमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर कुछ हो, भले ही धीरे धीरे उनकी संख्या ऊपर जाते हुए कम होती जाए। तो नेक्स्ट जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो है क्लास। चलिए जरा क्लास के बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्लास के बारे में कह रहे हैं कि क्लास जो होता है ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें हम रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करते हैं। जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे हम उनको इसमें इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल क्या दे रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे ऑर्डर है प्राइमेटा, तो प्राइमेटा में क्या आपको देखने को मिलेंगे, इस ऑर्डर में आपको मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन प्लेस किए जाते हैं। और कौन सा क्लास है इसका, मैमेलिया, किसके साथ, विद ऑर्डर कार्निवोरा के साथ, जो इंक्लूड करता है ऐसे एनिमल्स को जैसे टाइगर है, कैट है और डॉग है। तो क्लास मैमेलिया क्या है, दूसरा है अदर ऑर्डर आल्सो, इसका दूसरा ऑर्डर भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बच्चों नीचे से ऊपर की ओर, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जरा फाइलम में आपको समझा दूं किंगडम, फिर इससे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके और आपको क्लियर कर दूंगा। यहां पर फाइलम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो दो वर्ड है, आप देखिए फाइलम और डिवीजन। तो देखो बच्चों, फाइलम जो वर्ड है वो हमको एनिमल के केस में, जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम लिखते हैं, और अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी का तो वहां पर हम डिवीजन लिखते हैं। तो फाइलम के बारे में क्या कह रहा है कि फाइलम किसका बना है, कई क्लास मिलके क्या बनाते हैं, फाइलम को बनाते हैं। अब वही क्लास एक पर्टिकुलर फाइलम के अंतर्गत रखेंगे जिन क्लासेस में आपको बेसिक सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो क्लासेस कंप्राइजिंग इसमें एनिमल्स लाइक फिशेस हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं, और इसके साथ साथ मैमल्स के साथ, जैसे मैमल्स क्या कंस्टिट्यूट करता है, नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम।
तो ये जो सारी चीजें हैं आगे क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, फाइलम। तो एनिमल को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, फाइलम के अंतर्गत। और जितने भी प्लांट हैं अगर उनका क्लासिफिकेशन करना है तो किसके अंतर्गत रखेंगे, डिवीजन के अंतर्गत। तो सभी बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम किसको रखते हैं, अगर ये कॉमन कैरेक्टर्स होंगे तो हम उसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रख देंगे। अगर हम बात करें प्लांट्स की केस की, तो प्लांट में जो क्लासेस हैं उसमें अगर कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो हम उसको सेम फाइलम के अंतर्गत रख देंगे। यस, और जिसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन। फाइलम, सॉरी मैंने फाइलम बोला, फाइलम वर्ड हम यूज नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा फाइलम। और फाइनली अब हम पहुंचते हैं सबसे हायर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो कौन सी है, वो है हमारी किंगडम। और आप जानते हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग उसके फाइलम्स होते हैं जो उनको असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। आप देखें इस पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो प्लांट या एनिमल में। तो दो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया में हम क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइला, जितने भी सारे फाइलम हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत क्लासिफिकेशन जब भी हम करेंगे। और जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम प्लांटी में हम जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स को हम प्लांटी के अंतर्गत रखते हैं फ्रॉम वेरियस डिवीजन। इसलिए अगर आप रिफर करें तो यही दो ग्रुप हैं एनिमल और प्लांट किंगडम के, जब भी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें। तो लास्ट में क्या कर रहा है कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं अगर आप स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो आप पाएंगे, तो ये क्या शो कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है स्पीसीज से, क्योंकि स्पीसीज सबसे छोटी है। अब जरा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से दिखा भी पाऊंगा और समझा भी पाऊंगा क्या कह रहा है आपके एनसीईआरटी कह रही है कि जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप देख रहे हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, तो ये जो क्रम है ये असेंडिंग है, मतलब चढ़ता हुआ क्रम है स्पीसीज टू किंगडम की ओर। अर्थात यहां पर सबसे जो ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे वो स्पीसीज में मिलेंगे और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर कहां मिलेंगे, किंगडम में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, अब यहां पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 3 स्पीसीज हैं, स्पीसीज है ए, स्पीसीज है बी, स्पीसीज है सी और डी, मान लो 4 स्पीसीज हैं। और हम मान लेते हैं कि कोई जीनस है जिस जीनस का नाम है एल। तो बच्चों अगर एक जीनस से मान लो हमको 4 स्पीसीज हमको मिल रही हैं और अगर हमको एल जीनस में उसको रखना है तो उन्हीं स्पीसीज को हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे जिन स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर, कुछ कॉमन कैरेक्टर या ज्यादा से ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हो। जैसे हमने सिलेक्ट किया कि भाई इसमें ए और सी दो ऐसी स्पीसीज हैं जो कॉमन कैरेक्टर एक जैसे हैं, इसलिए ए और सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और एल जीनस के अंतर्गत रख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मान लीजिए ए और सी के बीच में 10 कॉमन कैरेक्टर आपको दिख रहे थे, तो हमने ए और सी को एल वाले जीनस के अंतर्गत रख दिया। ठीक, अब हम समझ लीजिए किसी फैमिली का मान लो हमें डिसीजन करना है, तो इस फैमिली के अंतर्गत आपको पता है कई जीनस आएंगे। अब हम मान लेते हैं यहां पर जीनस है, एम है और एन है, तो एल एम एल, तो एल तो ऑलरेडी जीनस है, तो अब एल के साथ हम उसी जीनस को इस एम में शामिल करेंगे जो इस एल के साथ, मान लो ये एन है, इसके कॉमन कैरेक्टर यहां पर तो 10 मिल रहे थे, पता चला यहां पर 8 कॉमन कैरेक्टर मिल रहे हैं, लेकिन एम के साथ आपको 4 ही मिल रहे हैं। तो अभी हम 8 वाले कॉमन कैरेक्टर्स को एल के साथ एल और एन को रख देंगे इस फैमिली के अंतर्गत। समझ में आ रही बात? फिर फैमिली के बाद हम कोई ऑर्डर का डिसीजन लेंगे, तो इस ऑर्डर के अंदर कई फैमिलीज होंगी, लेकिन वही फैमिलीज होंगी जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हो, लेकिन यहां पर पहले 10 मिल रहे थे, यहां पर 8 हो सकता है यहां पर 7 ही मिले, तो उन्हीं हम फैमिली को शामिल करेंगे जिसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा मिले, भले ही उसकी संख्या नीचे से ऊपर की ओर जाने में कम हो रही है। तो ठीक वैसे फिर ऑर्डर के बाद हम क्लास का डिसीजन करेंगे, फिर हम फाइलम या डिवीजन का डिसीजन करेंगे और फाइनल किंगडम में हम क्या देखेंगे,
दो ही चीज देखेंगे कि एनिमल है या ये प्लांट है, मतलब एक ही हमने कैरेक्टर्स के आधार पर डिसाइड कर लिया कि ये प्लांट है एनिमल है। अगर प्लांट है तो किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, और अगर एनिमल है तो एनिमल के अंदर रख दिया। तो आप देखिए धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं वो कम होती जा रही है। यहां पर कॉमन कैरेक्टर 10 थे, यहां पता चला 8 ही रह गए, ये 9 रह गए, 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए। बाद में ऊपर ऊपर जाते जाते हमें सिर्फ एक ही कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर हमने डिसीजन ले लिया। और यही चीज एनसीईआरटी आपको क्या कह रही है? कह रही है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, अगर आप स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे, मतलब स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, चढ़ता हुआ ऑर्डर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो कौन सी है? किंगडम है, और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज है। तो ये जो टैक्सोनॉमिस्ट है, आपको पता है इन्होंने कुछ सब कैटेगरीज को भी इन्होंने डिस्कवर किया। जैसे क्लास है, सुपर क्लास है ना, फैमिलीज है, सुपर फैमिलीज है। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो आइडेंटिफिकेशन है और ज्यादा साउंड हो जाता है, और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो कुछ सब कैटेगरीज का भी यूज किया जाता है इस हायरार्की में, जिससे और भी प्रॉपर तरीके से हम उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर टैक्सा उसको हम दे पाए। अगर आप हायरार्की को देखेंगे जो इस फिगर में आपको दिख रही है, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, जरा इसको देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि आपको याद करिए कि जो बेसिस होता है अरेंजमेंट का क्या है। एग्जाम्पल के रूप में जब आप As we go higher from species to kingdom, जब आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर हैं वो ऊपर जाते हुए क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, अर्थात वो डिक्रीज कर जाते हैं बच्चों। अर्थात जितनी ज्यादा टैक्सा की जो कैटेगरी जितनी ज्यादा लोअर होगी, उतने ही ज्यादा आपको कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। यस बच्चों, क्लियर हुआ? जितनी ज्यादा लोअर कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी किसकी है? स्पीशीज की। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कहां मिलेंगे? स्पीशीज में मिलेंगे। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम की। तो वहां सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। यही चीज आपको एनसीईआरटी कह रही है। अर्थात कह रही है कि जितना ज्यादा कैटेगरी हायर होगी वहां पर उतनी ही ज्यादा आपको डिफिकल्टी आने वाली है रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में, अगर आप दूसरे टैक्सा से कंपैरिजन करेंगे सेम लेवल पे। इसलिए जो प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशंस की वो बहुत ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जब नीचे से ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे। अब यहां पर आप देखिए कुछ यहां पर ये टेबल दी गई है, इसमें कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई गई हैं, जिसमें कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म जैसे हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो और वीट बिलोंग्स की डिफरेंट आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखाई गई है। और बच्चों यहां से भी क्वेश्चन बनता है इस को याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम मैन की बात करें तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया। और फाइलम में डिवीजन क्या हो गया हमारा? कॉर्डेटा। तो इसमें हम क्या रखेंगे? फाइलम। फाइलम क्या हो गया हमारा? कॉर्डेटा। सेकंड आती है हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। वीट का क्या है? ट्रिटिका मेस्टियम। तो बच्चों इसके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए, इनके जीनस का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, फैमिली आपको याद करनी है, ऑर्डर, क्लास और फाइलम ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो क्योंकि टेबल आपके सामने है उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप प्रॉपर तरीके से सुबह इसको रट्टाफिकेशन लगा लीजिए जिससे आपको प्रॉपर टेबल याद हो पाए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको पता है कि जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ा है बच्चों, इस यहां तक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और उसके पहले जो हम लोग ने खत्म किया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अब हमारे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लगाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लाइव आने वाला हूं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।